हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आज चलिए फिर से मैं क्लास 9 के केमिस्ट्री को आगे लेकर जाता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, हम सभी पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1 9th का केमिस्ट्री, और चैप्टर का नाम था हमारे परिवेश के पदार्थ, है ना, जिसका इंग्लिश होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें जो भी हमारा टॉपिक था, मैंने बहुत सारे बात को इस चैप्टर में पढ़कर ख़त्म कर चुका था। वो जैसे सॉलिड का कैरेक्टर, लिक्विड का कैरेक्टर, गैस का कैरेक्टर, इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके थे। तो आज हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, इंटरकॉन्विलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। इस पर मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा चर्चा किया था, लेकिन मैं आज इसे पुनः रिवाइंड कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आप सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था और सारे बच्चे पूछ रहे थे सर एडमिशन करवाना है, एडमिशन कैसे करवाएंगे। तो उन सभी बच्चों को बोल दिया गया था अभी फ़िलहाल जो है इंस्टीट्यूट बंद है, तो इंस्टीट्यूट खुलने के बाद ही। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अब जो भी बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट में, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ हर बैच का एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपका निश्चित होता है, लिमिट होता है। तो जो भी बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं वो एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन ओपन है और एडमिशन की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों की व्यवस्था है। आप ऑनलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं, डेट मीन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। ऑफलाइन के लिए आपका ऑफिस जो है प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक ऑफिस खुला हुआ रहता है। सिर्फ ऑफिस खुला हुआ रहता है ना। ऑफिशियल वर्क चालू है। आप इंस्टीट्यूट आकर जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं आकर, है ना, ताकि जब लॉकडाउन के बाद जब भी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जब इंस्टीट्यूट ओपन हो जाए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर अभी आप एडमिशन करवा लेते हैं तो या आप ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन एडमिशन नंबर मिल जाएगा। तो ये जो है ये व्यवस्था, और जो भी एडमिशन का पेमेंट है उसको ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, है ना, अकाउंट में डाल सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो आइए, और कोई भी अगर पूछताछ करना हो तो ऑफिस भी आके पूछ सकते हैं। ये दोनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। और भी जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वे आसपास के बच्चों को जो इंटरेस्टेड हैं, जो एडमिशन करवाना चाहते हैं, उसको भी बता देंगे कि ऑफिस ओपन रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन करवाने के लिए जो भी नंबर होता है आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, यही बात था। तो हम अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, मतलब इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर।
तो इसमें जानते हैं, आप जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? सर, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका हिंदी में बोलते हैं ठोस, द्रव्य और गैस। और तीनों को एक दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठोस को हम जो है गर्म करके द्रव में बदल सकते हैं, द्रव्य को गर्म करके गैस में बदल सकते हैं, और फिर इसके विपरीत भी हम आ सकते हैं। गैस को ठंडा करने पर वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, उस द्रव को और अधिक ठंडा करने पर वह जो है आपका ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यही जो है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्थ को परिवर्तित करना ही ये इसका पारस्परिक परिवर्तन है, इंटरकॉन्वर्जिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आइए जानते हैं किस तरह से। मान लेते हैं, इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक ठोस अवस्था है ना, एक क्या है? ठोस अवस्था है। अगर इसे गर्म करेंगे, तो इसे अगर हम लोग गर्म करते हैं, है ना, तो ये जो ठोस है हमारा परिवर्तित हो जाएगा द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव अवस्था में, है ना। जब इसी द्रव अवस्था को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो यह परिवर्तित हो जाएगा गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? गैसीय अवस्था में। हीट कर रहे हैं इसलिए मैंने एरो का चिन्ह दिया। अगर हम जस्ट इसके अपोजिट आएंगे तो अगर इसी गैस को ठंडा करेंगे तो यह परिवर्तित हो जाएगा आपका द्रव अवस्था में। फिर इसी द्रव को और ज़्यादा अगर ठंडा करेंगे तो यह परिवर्तित हो जाएगा ठोस के अवस्था में। तो यही जो आप पारस्परिक परिवर्तन देख रहे हैं, यही तो है क्या? इंटरकॉन्वर्जिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। इट मीन्स पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। अगर मैं इस पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं साधारण जल जो है सिंपल वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर वह बर्फ के रूप में, बर्फ जब जल बन जाता है उसकी कौन सी अवस्था हो जाती है? ठोस अवस्था हो जाती है। अब जो है जबकि उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो वह बर्फ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और गर्म करने के बाद यह द्रव जो है और ज़्यादा गर्म करते हैं तो यह गैस के रूप में वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक ही पदार्थ को हम 3 अवस्था में जो है चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम जो है उदाहरण अगर देखें, किसका उदाहरण लिए? जल का जो बताएं, इसको भी डायग्राम के थ्रू शो अप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बर्फ है, कोई क्या है? बर्फ है। बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं, इस बर्फ को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो यह जो है किस अवस्था में? जल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और इस जल को और ज़्यादा गर्म करेंगे, इस जल को और ज़्यादा हीट करते हैं तो यह जो है आपका जलवाष्प बन जाता है। यह आपका क्या बन जाता है? जलवाष्प बन जाता है। अब जस्ट इसके विपरीत अगर इसी तरह से इसको हम जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो यह गैस जलवाष्प, दैट मीन्स गैसीय अवस्था है, जल द्रव अवस्था है, और बर्फ जो है आपका ठोस अवस्था है। तो सर जब जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो यह जल में परिवर्तित हो जाता है, और इसी जल को पुनः ठंडा करने पर यही बर्फ के रूप में फिर से बन जाता है। तो आप देखें कि पदार्थ की अवस्था जो है, एक पदार्थ का अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग अवस्था हो सकता है। तो यही
पारस्परिक परिवर्तन जो है, इसी परिवर्तन को हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन कहलाता है। दैट मीन्स इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है, जानेंगे हम लोग कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट पर चर्चा करेंगे और फ्यूजन ऑफ सॉलिड्स की भी चर्चा करेंगे। दैट मीन्स ठोस पदार्थ का द्रवण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एक दो दिन पहले की बात है, जहाँ तक याद आ रहा है, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर समझ में नहीं आया, है ना। अगर इस तरह का कोई भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, समझ में नहीं आने का मतलब है कि यह जो वीडियो है, आप वीडियो को जो है भगा भगा कर देखते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सच में समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो को कभी जो है भगा भगा कर नहीं देखें, है ना। और सर क्या ये लेक्चर दे रहे हैं, ये पसंद नहीं है तो आगे बढ़ो, तो बढ़ा बढ़ा के आप जो है 40 मिनट का वीडियो को अगर आप 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे तो आपको समझ में आने वाला क्लास नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा करना गलत बात है। अगर आप भगा भगा कर देखेंगे तो आपको सच में समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं करें। जिस भी स्तर का क्लास हो, अगर 40 मिनट का वीडियो हो या 30 मिनट का वीडियो हो तो 30 मिनट का पूरा देखें, 30 मिनट तक देखें, न कि उसे भगा भगा कर 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो को 15 मिनट 20 मिनट में ख़त्म कर दें। ऐसा करने से आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ड्यूटी पूरा नहीं करना है, आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है ना। आप ईमानदार बनेंगे तभी तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, है ना। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप सभी जानते हैं। तो आशा करते हैं ऐसा जो भी बच्चे करते हैं आगे से ऐसा नहीं करेंगे। चलिए अगला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, कि द्रवणांक किसे कहते हैं। द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो चलिए मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूं, इसका डिफिनेशन। वायुमंडलीय दाब पर इसका डिफिनेशन मैं लिखूंगा। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। प्रारंभ करता है, कोमा उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। चलिए
मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, है ना, द्रवनांक क्या है किसी भी पदार्थ का। तो हम लिखेंगे, हमने बताया कि सर वायुमंडलीय दाब पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर, दैट मीन्स वायुमंडलीय दाब पर वह ताप, जो भी टेम्परेचर हो जिस पर कोई ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। जैसे आपको अभी मैंने इसके पहले बताया, बर्फ को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो जो भी हीट दे रहे हैं और उस हीट से, उस ऊष्मा से वह ठोस जिस ताप पर द्रव अवस्था में पिघलना प्रारंभ कर दे, उसे ही हम उस ठोस पदार्थ का द्रवनांक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, और वही जो उस पदार्थ का जो भी स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर को ही द्रवनांक कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रवनांक कहते हैं, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग नाम से ही है मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में कोई सॉलिड आएगा, है ना, तो वही उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे उदाहरण के थ्रू अगर ले लें, बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, जैसे बर्फ का जो है, बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस या जो है, या कितना 273.15 केल्विन होता है ना। आपको बताए हैं फिजिक्स में कुछ जो है टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए 273.15 केल्विन जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यही जो है ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित जो है ठोस पदार्थ का द्रवण कहलाता है ना। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित होना ही ठोस पदार्थ का जो है द्रवण कहलाता है। तो यहाँ तक आपको जो है समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है। कहें हम कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द्रव्यनांक क्या है, अगर कोई पूछे तो बोलेंगे वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का द्रव्यनांक 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर आप केल्विन में बोलना चाहें तो बोलेंगे 273.15 केल्विन होता है, मतलब 273.15 केल्विन होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273.15 केल्विन के बराबर इक्विवेलेंट होता है। तो चलिए इसके बाद हम जानेंगे, अगला टॉपिक होगा, है ना, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है, इस पे जानेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगला टॉपिक होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में जानेंगे। दैट मीन्स द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो कहता है, लिखते हैं कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा, इसका इंग्लिश होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। चलिए, तो इसे हम बर्फ का एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे कि सर द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो कहता, अगर मान लीजिए बर्फ को पिघलाने के क्रम में, जब भी हम बर्फ को पिघलाते हैं तो पिघलाने के प्रोसेस में उसमें जो भी ऊष्मा दिया जाता है, उसमें बर्फ के ताप में तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी वृद्धि नहीं होता है जब तक कि संपूर्ण बर्फ पिघलकर द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाती है। कहने का अर्थ हुआ कि जब भी बर्फ को पिघलाने के क्रम में जो भी ऊष्मा, जो भी टेम्परेचर हम देते हैं, तो बर्फ के टेम्परेचर में तब तक वृद्धि नहीं होगा जब तक कि संपूर्ण बर्फ जो है द्रव में परिवर्तित ना हो जाए। तो इस कारण यह है कि यह ऊष्मा बर्फ के मध्य स्थित जो है अंतरा अणुकाकर्षण बल पर काबू पाने में खर्च होती है। तो आखिर हीट जो दे रहे हैं वह हीट गया तो गया कहाँ? हीट गया, हम बताए थे कि सर कोई भी अगर सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी जो है सटे सटे होते हैं और दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो है रिक्त स्थान काफ़ी कम होता है। और ये जो भी हीट हम देते हैं, है ना, जो भी हम हीट दे रहे हैं इसमें, है ना, तो ये हीट, ये जो कण आपस में एक दूसरे अंतरानुकाकर्षण बल से जो जुड़े हैं, इसे अलग करने में वह ऊष्मा खर्च हो जाती है। यह जो है, इसीलिए यह पदार्थ और यही जो है, यही जो हीट देते हैं तोड़ने में जो खर्च होती है, इसी को कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहें तो कहेंगे कि सर वायुमंडलीय दाब पर, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, डिफिनेशन लिखेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के एक केजी को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मैंने लिखा द्रवण की वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 केजी को, ध्यान देने योग्य बात है कि 1 केजी को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, 1 केजी को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो भी आवश्यक एसेंशियल हीट जो भी देना पड़ रहा है, उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो डिफिनेशन काफ़ी आसान है। अगर कोई पूछेगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो आप यही बात लिखेंगे कि किसी वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 केजी को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस
ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा, दैट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है ना। जैसे अगर हम बात करें कि सर मान लेते हैं कोई भी अगर बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा, जैसे है ना, बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा जो है वह मान लेते हैं कितना होती है, 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, इतना होता है। और बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कितना बताएं कि 3.347 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी होता है। तो सर यह जो सेंटेंस है इसका लिखने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि बर्फ का द्रवणांक जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्या है, बर्फ का द्रवणांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 केजी बर्फ को, बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 केजी बर्फ को, किसको, 1 केजी बर्फ को पिघला कर, अगर इसे पिघला देंगे, पिघला कर अगर जल में परिवर्तित करेंगे, पिघला कर अगर जल में इसको चेंज कर रहे हैं तो इसमें 3.347 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी ऊष्मा देना पड़ेगा, तभी जो है वह बर्फ जो है जल में पूर्ण रूप से पिघल पाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ समझेंगे, कहने का है कि बर्फ का द्रवण का गुप्त ऊष्मा, याद रखेंगे, यह आपको दे दिया जाएगा, इतना 3.347 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी होता है। इसके कहने का अर्थ क्या है? इसके कहने का अर्थ है कि सर वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस 1 केजी को, क्या 1 केजी, 1 केजी बर्फ को जल में पिघलाने के लिए जो भी एसेंशियल हीट देना पड़ेगा, आवश्यक ऊष्मा देना पड़ेगा, और वह आवश्यक ऊष्मा हीट कितना देना पड़ेगा, है ना। तो 1 केजी बर्फ को जल में पिघलाने के लिए 3.347 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी ऊष्मा देना पड़ेगा, तभी 1 केजी बर्फ जो है वह पूर्णतः पिघलकर जल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 केजी को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो भी आवश्यक ऊष्मा जैसे बर्फ का बताएं कितना, इतना देना पड़ता है, तो उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। और दुनिया में जितना भी अलग अलग पदार्थ है, सभी अलग अलग पदार्थ के लिए उसका ऊष्मा जो है अलग अलग होता है ना। तो अगर कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल दोनों एक साथ रहते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल दोनों एक साथ रहते हैं, किंतु गुप्त ऊष्मा के कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की ऊष्मा इसी ताप पर बर्फ की ऊष्मा से अधिक रहती है ना। कहने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल दोनों साथ रहता है, किंतु अगर गुप्त ऊष्मा का बात किया जाए तो इसी गुप्त ऊष्मा के कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की ऊष्मा जो है वह इसी ताप पर बर्फ की ऊष्मा से अधिक होता है। किसका? जल का ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा के बारे में था
गुप्त ऊष्मा आप समझ गए क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के तोड़ने में जो अंदर ही अंदर जो भी ऊष्मा खर्च होता है वही क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा उस पदार्थ का कहलाता है। अब जो है अगला टॉपिक है द्रव का क्वथनांक। द्रव का क्वथनांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो द्रव का क्वथनांक जो है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द्रव का क्वथनांक, है ना, यहाँ से शुरू करेंगे। तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं और आपका होमवर्क रहा कि आज मैंने जितना पढ़ाया उसको कॉपी में लिखकर, रफ कॉपी में लिखकर उसको याद करना है ना, याद करना है। और लिखा हुआ जो है कल 7 बजे से पहले जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर होमवर्क को सेंड करना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपना होमवर्क बनाकर नहीं भेज रहे हैं। कुछ बच्चों ने क्या किया था, मैंने फिजिक्स का फेयर जो करवाया था, फिजिक्स का फेयर का सारा का पीडीएफ बनाकर क्वेश्चन आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। लेकिन 1-2 स्टूडेंट ने क्या किया था कि मैंने उसको फेयर करने के लिए कहा तो मैंने जो भी बोर्ड पर जो भी बातें मैंने पढ़ाया उसे ही उसने फेयर कॉपी में छाप दिया। तो ये आपको हम एक समझा रहे हैं, है ना। ये चलिए डिफिनेशन तो सही है, अब मैंने एरो मार दिए, नंबर लिख दिए, कोई भी बात हुआ कि पदार्थ जो है 3 अवस्था में ठोस, द्रव, गैस, तो इस तरह से आपको कॉपी में ये सब हर एक बात को उतारना गलत है। मैं हर चैप्टर का बोर्ड का नहीं उतारना, जैसे मैंने अभी कहा बोर्ड का उतार के, तब रफ कॉपी में मैंने कहा तो रफ कॉपी में उतारना है। तो उस बच्चे ने क्या किया था, मैंने जो भी बोर्ड पे पढ़ाया उसी को छाप के मुझे फोटो खींचकर भेज दिया कि सर ये देखिए मेरा फेयर, हम तो कंप्लीट कर लिए। तो उसका फेयर जो है गलत है, क्योंकि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का लिंक मैंने दे दिया है। तो जो लिंक दिया है पीडीएफ बनाकर उसे ही फेयर कॉपी में करना है, न कि ये बोर्ड पर जो भी मैंने पढ़ाया। तो आप समझ गए होंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना होमवर्क सेंड करना है और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या एडमिशन रिलेटेड बात हो तो कोई भी, है ना। और आप अपना ऑफिस आकर फी भी जमा कर सकते हैं। ऑफिस आपका खुला हुआ होता है, ये भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो एक बार सर से कॉल करके पूछ लेंगे कि सर सेंड कर रहे हैं इस नंबर से, है ना। चलिए, तो आप सब बात समझ गए होंगे। तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। आप सभी बच्चे घर में रहें, अपना ख्याल रखने, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।